डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के चैप्टर परमाणु संरचना में। आज हमारे टॉपिक होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा टॉपिक होगा हमारा युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और तीसरा होगा अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ को, कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं वो क्या होती हैं। देखिए, सम मान होता है समान, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ यानी वे परमाणु अथवा आयन जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहलाती हैं। जैसे C⁴- N3-, O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, Al3+, ये सभी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 आदि। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ, जैसे सोडियम कितना होता है, 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 10। ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम है, कितना होता है, 12, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2, इसका मतलब 2+, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ऐसे ही यदि हम ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कितना हो जाएगा, O2-। तो इस प्रकार से यहाँ मतलब O2- का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यदि हम इन स्पीसीज़ को देखें तो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, टोटल कितना आ गया हमारे पास, 10। तो इन सभी का, चाहे वो प्लस में है, चाहे माइनस में है, चाहे न्यूट्रल में है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 ही होगा। तो ऐसे स्पीसीज जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करना। यदि हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की यदि हमें संख्या देखनी है, अयुग्मित और युग्मित दो चीज़ होती हैं। यदि आप इस कक्षक को देखें तो यहाँ जोड़े में है, युग्म माने जोड़ा, तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो तो युग्मित, और जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में अकेला हो तो अयुग्मित। तो इस कंडीशन को यदि हम देखें तो यहाँ पर ये D6 है, इस D6 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आएगा 6। यहाँ पर ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। 1, 2, 3, 4, सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, D6 में 1, 2, 3, 4। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 4 है। यदि P5 की बात करें आप तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आए, यानी पहले समान चक्रण वाले जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं जब इनका युग्मन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार आप किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम Fe6 में, सॉरी Fe6 कह रहा हूँ, Fe26 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 4s2, 3d6। अब s तो हमारे पास पूरा है, ठीक है। यदि आप d में बात करें तो d के कितने कक्षक होंगे, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इन्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, UP, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। तो अब यदि हम निकालना चाहें किसका, Fe2+ का, तो यदि हम Fe2+ का निकालना चाहें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि Fe2+ का निकालना है तो हमारे पास वही आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन किसके चले गए, S के, बचा क्या, D6, और D6 आप कैसे फिलअप करोगे, जैसे ऊपर कर रहे थे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4 हैं। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4 हैं। यहाँ भी 4 आ रहे थे और यहाँ भी 4 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, युग्मित और अयुग्मित। ये युग्मित है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, ठीक है। और हमारे पास ये कौन से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये अयुग्मित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा निकाल सकते हैं।
चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा चुंबकीय व्यवहार का अनुमान। देखिए, किसी भी परमाणु में उसके चुंबकीय व्यवहार का जो अनुमान है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ चुंबकीय जो व्यवहार है इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास अनुचुंबकीय गुण यानी पैरामैग्नेटिक नेचर। देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। और वे पदार्थ जिनके अणु, परमाणु अथवा आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं अनुचुंबकीय हैं। अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक होता है। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक यानी जिसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक में, वो अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय वो है जो चुंबक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कौन कौन अनुचुंबकीय हो सकते हैं। जैसे आपके पास है Fe है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया भी था। हमारे पास Fe कितना होता है 26 होता है। इस यदि 26 को हम देखें तो हमारे पास ये आर्गन है 4s2 3d6। यदि D में आप 5 कक्षक बनाएं 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अनुचुंबकीय। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या है, ये अनुचुंबकीय है। इसी प्रकार यदि हम कॉपर की बात करें, कॉपर कितना होता है, इसी प्रकार यदि हम कॉपर की बात करें तो जो कॉपर है वो कितना होता है 29 होता है। अब ये जो कॉपर आपका 29 है, यदि आप इसको देखें तो यहाँ आप देखेंगे आर्गन 4s2 3d6 सॉरी 9 4s1 यानी इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 4s1 3d10 होता है, यानी इसमें S में एक इलेक्ट्रॉन है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एक, तो कैसा हो गया ये अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय बात समझ में आ रही है? यदि कॉपर की बात करें तो कैसा होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। यदि हम देखें Cu+ परमाणु क्रमांक तो इसका 29 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक कम होगा। परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन में अंतर है। तो हम यदि देखें तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3d10, S में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये 3d10 यदि आप देखें तो d5 देखें तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, यदि आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2 इसमें हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। तो ये जो आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा हुआ है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं। अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ कितने हैं, 0 हैं। 0 है तो ये कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। अभी आप पढ़ेंगे आगे, अनुचुंबकीय तो ये है ही नहीं, ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। तो ये आ गए। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय की यदि आप देखें तो अणु, परमाणु अथवा आयन जिनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित करते हैं, यानी यदि उन्हें कहीं चुंबकीय क्षेत्र मिल जाए तो प्रतिकर्षण करेंगे। अनुचुंबकीय को यदि चुंबकीय क्षेत्र मिल जाए तो उसके प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेंगे। तो यदि हम Zn2+ की बात करें तो इसमें आर्गन 3d10 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0। तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का भी हमने उदाहरण भी आपको दिया था। और इसके बाद हमारे पास हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा तत्वों का वर्गीकरण। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो तत्व हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे यदि किसी तत्व की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों तो वो आपका अक्रिय गैस कहलाता है या शून्य वर्ग के तत्व कहलाता है। वे तत्व जिनके सभी कोश पूर्ण भरे हों, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और He में कितने, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, ये शून्य वर्ग के तत्व हैं, यानी केवल जो हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं सभी में बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। यदि आप इन्हें याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है अक्रिय गैसों को। 2 10 18 36 54 86। ठीक है, ये नंबर याद कर लीजिए आप, एक तरीके से मोबाइल नंबर है। 2 10 18 36 54 और 86। 2 10 18 36 54
86। ये यदि आप याद कर लें नंबर तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन तथा रेडॉन ये याद करना बाकी रह जाएगा और इसके द्वारा पूरी की पूरी आवर्त सारणी को लिख सकते हैं। तो अक्रिय गैस कौन है? वे हैं जिनकी सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हैं। अब हमारे पास है प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व। प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व एंड टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। प्रारूपिक तत्व अथवा निरूपक तत्व वे तत्व जिनकी केवल बाह्यतम एक कक्षा पूर्ण हो। अक्रिय गैस में एक भी पूर्ण नहीं थी, यहाँ पर एक अपूर्ण है। यानी ये जो आपके पास एस और पी ब्लॉक होते हैं इनकी बाह्यतम एक कक्षा पूर्ण होती है अक्रिय गैसों को छोड़कर। तो अक्रिय गैसों को छोड़कर जितने भी ये तत्व हैं वो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। देखिए यदि आपने आवर्त सारणी देखी हो तो वहाँ आवर्त सारणी में कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है कि ली, एक मिनट, आवर्त सारणी को यदि आप देखें तो ली, बी, बर्कनॉफ और ऊपर आता है हीलियम और यहाँ आता है नियॉन इस लाइन में। ठीक है, तो ली, ना, का, रब, कस, फर और ये होता है बी, मग, का, सर, बा, रा, नामग, अल, सी, पस, कल, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, अब यहाँ जो लाइन आती है 21 से, इस लाइन को देखिए आप। ठीक है, 21 से जो हमारे पास ये लाइन आ रही है इस लाइन को देखिए आप। ठीक है, यहाँ होती है हमारी सक, टी, व, क्र, मन, फी, कौ, नी, फू, जन। मतलब ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में है, यहाँ तक ख़त्म करनी है। ठीक है, तो यदि हम इन्हें देखें तो ये हमारे पास है एस ब्लॉक के तत्व। इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में जाता है। इधर वाले इनको देखें तो हम ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं और बीच में यदि देखें तो हम ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं और आवर्त सारणी में इन दोनों के आगे होता है हमारे पास एफ ब्लॉक। तो इस प्रकार आप पूरी की पूरी आवर्त सारणी जो है उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं और इसको यहाँ आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आवर्त सारणी में ही वहाँ आप देखें तो आपको सारे ब्लॉक। अब ये जो एस ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो पी ब्लॉक है ये निरूपक तत्व हैं आपके, इनके बाह्यतम एक कक्षा पूर्ण है। यदि आप डी ब्लॉक की बात करें तो ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, इनकी 2 कक्षा पूर्ण है। यदि एफ की बात करें तो इनकी 3 कक्षाएँ पूर्ण है, ये आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी इनकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और यदि इनकी बात करेंगे तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व हैं और ये दोनों क्या हैं? निरूपक तत्व हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इस पूरे को क्लियर कर सकते हैं। तो अब ये संक्रमण तत्व आ गए, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, इन तत्वों के बाह्यतम कोश जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। तो स्कैंडियम से लेकर ये जिंक तक आपके संक्रमण तत्व जो हैं ये पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें इनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ समाप्त हो गई हैं और इस प्रकार हमारा ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसके बाद फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर के नई वीडियो के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपकी समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। ठीक है, धन्यवाद।